जानते आए कि गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए। इस देश में इतिहास में ऐसा लगा कि एक गांधी थे और एक नेहरू थे, इन दोनों ने मिल करके ताल ठोकी और हमें आजादी मिल गई। इतिहास में सरदार भगत सिंह से लेकर के वीर सावरकर से लेकर के वीर कुंवर सिंह से लेकर के इतिहास के कई हजारों ऐसे अनजान व्यक्ति बस यूं ही मिट्टी में मिल गए। मैं कई बार सोचता हूं तो सोचकर बेचैन हो जाता हूं। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था सावरकर को लेकर के। कई बार मैं सोचता हूं कि आजाद भारत में जब सावरकर अकेले बैठे रहते होंगे तो क्या सोचते होंगे, इस देश के लिए क्या कुछ किया। लेकिन ऐसा लगा कि नेहरू और उनके वंशजों ने इतिहास में सब कुछ मिटा दिया और सिर्फ वही सब गौरवगान हुआ जिससे नेहरू को महान बनाया जाए। नेहरू का वो गुलाब का फूल, नेहरू का वो चाचा हो जाना। लेकिन आप कह रहे कि मंजूर अली, ये तो पंडित नेहरू थे। राजीव गांधी हमेशा लाल किले की प्राचीर से कहते थे पंडित नेहरू, पंडित जी, पंडित जी। तो ये पंडित जी और उसका वंशज से कोई लेना देना नहीं। ये कहता दत्तात्रेय ब्राह्मण। आप कह रहे नेहरू का बड़ा भाई था मंजूर अली। ये मंजूर अली का किस्सा क्या है? नेहरू का बड़ा भाई मंजूर अली। मैं नहीं कह रहा मनीष जी, ये दस्तावेज कह रहा हूं। और जो बात अभी आपने शुरू में कही कि हम लोग अनजान रहे, इतिहास के पन्नों से जानते नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये लिखा पढ़ी में था, लेकिन क्या सिस्टम बनाया कांग्रेस ने, क्या सिस्टम, जिसका इको सिस्टम जिसको कहते हैं, कि उस इको सिस्टम ने कैसे हत्या कर दी, वो भी बताऊंगा अभी लोगों को। कि एक जो सच था, वो सच पूरे देश को कभी पता ही नहीं चला, जबकि वो लिखा पढ़ी में दस्तावेज था। और जिस मंजूर अली की बात कर रहा हूँ, मंजूर अली को छोटा मोटा आदमी नहीं था। पहले मंजूर अली के बारे में बता दूं कि मंजूर अली ने सन 1924, दर्शक ध्यान से सुने इसको, कि सन 1924 में मनीष जी उसने दावा ठोक दिया और पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। पूरे देश में उसने कहा था कि मैं जवाहरलाल नेहरू का बड़ा भाई हूँ, मैं जो हूँ और ब्लड रिलेशन है मेरा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। और कुछ लोग तो बताते हैं कि बाद में वो मुकदमा करने केस अदालत भी चला गया था, तब ये डीएनए वाला ही जांच नहीं होती थी, तो वो हो नहीं सकती थी। लेकिन उसकी माँ जिंदा थी, उसकी माँ जिंदा थी मंजूर अली की। वो माँ कौन थी ये भी बताऊंगा, और दर्शक चौंकेंगे कि कहाँ से कहाँ कहानी पहुंचती है। लेकिन इसको इन लोगों ने कैसा, हमारे इको सिस्टम ने उसको दबा दिया, कोई जानता ही नहीं। बहुत गिने चुने लोग जो जिन्होंने किताब पढ़ी है वो लोग उनको बारे में जानते हैं, अन्यथा ये किस्सा बिल्कुल एक तरह से अनछुआ है आज भी। 1924 में जिस समय मंजूर अली ने दावा ठोका, पूरे देश में सनसनी मच गई कि क्या कह रहा है। उसके बाद वो अदालत भी चला गया लड़ने के लिए, मगर उसके बाद क्योंकि मोतीलाल नेहरू बड़ा नाम, बड़ा वकील हिंदुस्तान का, जवाहरलाल नेहरू तो गांधी बिल्कुल अपने कंधे में बैठा लेते। उसके बाद वो चिति बिती हो गया, कुछ पता नहीं चला उस किस्से का हुआ क्या, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गया मनीष। और अब बताता हूँ कि मंजूर अली था कौन, और उसके बाद दर्शक तय करें कि क्या कहानी है। मनीष जी, हमारे यहाँ बड़े क्रांतिकारी हुए मंगल पांडे, उनके कोई रिश्तेदार थे ननिहाल की तरफ से, उनका नाम था राजेंद्र पांडे। उनके एक बेटी थी, नाम था उसका दिलीपा, दिलीपा नाम था उन घर का जो। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी इलाहाबाद के पास कहीं की, वहीं कहीं के वो रहने वाले थे, रिश्तेदार थे वो, ननिहाल की तरफ से मंगल पांडे के परिवार से थे वो। उन्होंने अपने बेटी की शादी करी और उसके बाद 1880 में उन्होंने शादी करी। दिलीपा की शादी 1880 में हुई, और उसके शादी के कुछ ही दिनों बाद वो जिस आदमी से उसकी शादी हुई थी दिलीपा की, उसका देहांत हो गया। कुछ घटना ऐसी घटी कि वो देहांत हो गया। तब आज से समझिए करीब करीब 125 साल पहले का समाज, 150 साल बल्कि कह सकते हैं आप, कि 150 साल पहले का रूढ़िवादी समाज तो विधवाओं का कैसा जीवन हुआ करता था। तो उसका वो बच्ची थी 14-15 साल की, कैसे झेलती। तो एक दिन ऊब कर अपने घर से वो आत्महत्या करने निकल पड़ी कि मैं गंगा जी में डूब के अपनी जान दे दूंगी। लेकिन जब वो रात में निकली, गंगा जी जा रही थी, तो वहां पे किसी आदमी ने उसको बचाया। जिस आदमी ने उसको बचाया उसका नाम था मियाँ जान। मियाँ जान का झोपड़ा था गंगा किनारे, वहां पे उसने उसको बचा लिया और ले आया अपने घर। और मियाँ जान जो था वो तवायफों के यानी वेश्याओं के कोठे पर वो सारंगी बजाने का काम करता था, सारंगी वादक था वो। और उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसकी एक बच्ची थी मल्लिका, वो भी, उसको भी वो तवायफ बनाने की तैयारी कर रहा था। तवायफों का ही संस्कृति में पला बड़ा था वो, मियाँ जान नाम था उसका। और उसने दिलीपा को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया उस झोपड़े के अंदर। लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी और कितने दिन रुकती,
तो वो उसको नाचना गाना सिखा रहा था। उसी समय इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर आज भी है स्टेशन, उसका नाम है चिलबिला। प्रतापगढ़ जिला लगता है। चिलबिला चिलबिला रेलवे स्टेशन बड़ा मशहूर है, जो वहाँ के लोग अच्छे जानते होंगे। चिलबिला की एक तवायफ बड़ी मशहूर हो रही थी, उसका नाम था रोशन जहां। रोशन जहां की बड़ी ख्याति थी, इलाहाबाद तक के रईस जो है उसके यहाँ आते जाते थे। मोतीलाल नेहरू भी उस पर आशिक हो गए। मोतीलाल नेहरू का भी रोशन जहां के कोठे पे आना जाना था, वहां पर वो आते जाते थे और उनके संबंध को दिलीपा से ज्यादा करीबी हो गए। जब ये खबर दिलीपा के खबर पहुंची कि दिलीपा से बड़े संबंध बन गए, मोतीलाल नेहरू बड़े आशिक हैं उसके ऊपर, तो मोतीलाल नेहरू के घर वालों ने उसकी शादी करा दी स्वरूप रानी बख्शी से। शादी हो गई, लेकिन मोतीलाल नेहरू का आना जाना रहा दिलीपा के उस रोशन जहां के कोठे पे जहां पे दिलीपा रहती थी। और अभी दर्शकों से आपको इसका स्रोत बताऊंगा जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये इकोसिस्टम जो है, ये कैसा नीच गलीज टाइप का इकोसिस्टम है, जो कैसे दबाता है सच को, कैसे कहानियां हमको सुनाता है, गढ़ता है। मगर मनीष जी 14 नवंबर 1889 को नेहरू पैदा हुए। उससे 2-3 महीने पहले या साल भर 3 महीने पहले समझिए कि उस दिलीपा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके एक बच्चा हुआ और उसके बाद नेहरू का जन्म हुआ कुछ समय बाद। 14 नवंबर 1889 को दिलीपा ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम था मंजूर अली। वो मंजूर अली था जिसने 1924 में मुकदमा किया। तो दिलीपा नेहरू के जन्म के बाद उसके बाद 1900 में विजय लक्ष्मी पंडित पैदा हुई और एक लड़की पैदा हुई जो 1907 में पैदा हुई, जिसका नाम कृष्णा था। बाद में हाथी सिंह परिवार में उनकी शादी हुई, कृष्णा हाथी सिंह के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन मंजूर अली के बाद एक और लड़की को जन्म दिया उसी दिलीपा ने, और उस लड़की का नाम था जद्दन बाई। जद्दन बाई दिलीपा ने अपनी तरह उसको वेश्या बनाया और मुजरा करती थी बड़े बड़े रईसों के यहाँ जाके। और ये कहानी अब आगे बढ़ती है कहानी। मंजूर अली आगे चलकर मजदूर नेता बन गया और वो बड़ा नेता बना, मजदूरों का बड़ा नेता था। और 1924 में उसने दावा ठोक दिया कि जवाहरलाल नेहरू का मैं बड़ा भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। और उसके लिए वो केस करने भी चला, क्योंकि मोतीलाल के पास संपत्ति भी थी। खैर वो आई गई बात हो गई। 1931 में मोतीलाल नेहरू मर गए, लेकिन उससे पहले का एक किस्सा और समझ लीजिए कि जद्दन बाई को लेकर दिलीपा लखनऊ में मुजरा करने आई थी किसी नवाब के यहाँ, नवाब साहब के यहाँ था। और नेहरू किसी वजह से कांग्रेस के काम से लखनऊ आया हुआ था। तो नेहरू दिलीपा से मिलने गया वहां पे जहाँ पे वो मुजरा करने गई थी। तो दिलीपा उससे लिपट कर बड़ा रोई और पूछा कि मोतीलाल की क्या हालचाल, पूरा जैसे लिया जाता हालचाल उसने लिया। और दिलीपा ने जद्दन बाई से कहा कि इसके राखी बांधो। तो जद्दन बाई ने नेहरू के राखी बांधी, यानी दिलीपा की बेटी ने। और उसके बाद 1931 में मोतीलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। लेकिन जद्दन बाई जिंदगी भर नेहरू को राखी बांधती रही। जद्दन बाई की मौत जो हुई है वो मई 1954 में हुई। यानी जद्दन बाई ने रेगुलर राखी बांधी। जद्दन बाई कौन थी अभी दर्शकों बताऊंगा। जद्दन बाई ने 3 शादियां करी। जद्दन बाई ने 3 शादियां करी। एक उसने नरोत्तम खत्री और बच्चू भाई, बाद में वो मुसलमान हो गया, तो उससे एक लड़का पैदा हुआ अख्तर हुसैन। दूसरी शादी उसने इरशाद हुसैन से करी, उस हारमोनियम तबला बजाता था। उससे एक लड़का पैदा हुआ अनवर हुसैन। अनवर हुसैन कौन, जिसको आप फिल्मों में कैरेक्टर रोल में आपने बहुत देखा होगा, कभी विलेन बना कभी। अनवर हुसैन वो सेकंड था। और तीसरा आदमी था उत्तम चंद्र मोहन। उत्तम चंद्र मोहन रावलपिंडी के बड़े रईस घर का लड़का था और वो लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। और वहां से जद्दन बाई के संपर्क में आया, जद्दन बाई से शादी की। जद्दन बाई से शादी करने के बाद, क्योंकि पहला जोर यही रहता था कि मुसलमान बन जाओ, तो उसने अपना हिंदू धर्म छोड़ा उत्तम चंद्र मोहन ने, और वो अब्दुल रशीद के नाम से, अब्दुल रशीद नाम बन के उसने जद्दन बाई से तीसरी शादी करी। और उससे जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था फातिमा रशीद। फातिमा रशीद कौन है, ये जो आपके आज सुपरस्टार घूम रहा है संजय दत्त, उसकी मां नरगिस। वो फातिमा रशीद जो थी वही नरगिस थी। और नरगिस के कैसे संबंध रहे नेहरू परिवार से, नरगिस को उठाकर इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था नरगिस का, क्योंकि नेहरू का क्या संबंध था ये आप इस कहानी से समझ लीजिए। तो नरगिस को राज्यसभा भेज दिया। और मैं ये बताऊं कि आप जरा फिल्मी गपशप जो देखा करते हैं ना,
कि नरगिस के राज कपूर से था संबंध, बाद में नरगिस राज कपूर से नाराज हो गई और सुनील दत्त ने जलने से, कुछ नहीं। पृथ्वीराज कपूर उस समय जिंदा थे और वो ये पूरा कहानी किस्सा जानते थे। उन्होंने कह दिया था कि मेरी मौत होगी अगर तुम इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की से शादी करोगे, दूसरी तीसरी की बात नहीं है। तुम अगर इस पृथ्वीराज कपूर के कितना सम्मान रहा उस आदमी का, जो पुराने लोग वो अच्छे से जानते हैं। और राज कपूर की यह हैसियत नहीं थी कि अपने पृथ्वीराज कपूर को नकार कर शादी कर लेते। तो एक तरह से राज कपूर का रिजेक्टेड केस था वो, कि पृथ्वीराज कपूर अड़ गए थे कि मेरी मौत पे तुम शादी करोगे, क्योंकि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से चिढ़े हुए थे। जद्दन बाई मुजरा करती थी और दिलीपा, हाँ जद्दन बाई 1949 में मर गई, दिलीपा मरी 1954 में। ये है इसकी कहानी। तो मगर उसके बाद नेहरू ने कैसा महिमा मंडन हुआ, नरगिस को कहाँ भेजा, राज्यसभा। उसके बाद सुनील दत्त को कैसा किया गया, तो सुनील दत्त को एक तरह से क्या बोलूं, छोड़ दीजिए इसको। तो ये है कहानी। और इसीलिए जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार के लिए संजय दत्त आया था, तो वो बार बार मंचों से कहता था कि क्योंकि मेरी माँ मुसलमान थी इसलिए लोग मुझे बम्बई बमकांड में फंसा दिया गया, अपने करतूत नहीं बताता था। वो उसका पुराना खून जोर मार रहा था, उसका खून जोर मार रहा था। ये है इनकी कहानी बनी थी। मगर आप जरा गौर करिए कि आपने कभी इस किस्से को सार्वजनिक होते सुना, कभी किसी की चर्चा सुनी? और अब बताता हूं कि इसका स्रोत क्या है इस कहानी का। कि हिंदुस्तान के दो बड़े साहित्यकार कह रहा हूं, पत्रकार नहीं, साहित्यकार, और सन 60 और 70 के जो दशक है उस समय फिल्मी दुनिया में उनका डंका बजता था। और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक है रजनी कुमार पांड्या, गुजरात के हैं। ये कांग्रेसी इस पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि रजनी कुमार पंड्या ने इस किताब को लिखा था 1995 में गुजराती में। और वह जो गुजराती अपने मित्र देख रहे होंगे, मनीष जी दर्शक देख रहे होंगे, वो रजनी कुमार पंड्या के नाम से अपरिचित ना हो, ये असंभव है। गुजरात के वो बड़े सोनाम, मतलब बड़े, हाँ ये जो किताब है आपकी परछाइयाँ, ये इन्होंने 1995 में जब वो थे तब उन्होंने किताब प्रकाशित हुई थी। बाद में 2019 में आपकी परछाइयाँ हिंदी के नाम से आई। तो ये 1995 में छप के ये किताब आ चुकी थी। नेहरू का किस्सा पूरा उसके अंदर, नेहरू और मंजूर अली, मैंने आपको बड़ा शॉर्ट में बताया है क्योंकि मेरी दोनों किताबें पढ़ी हुई है। मैं बता दूं आपको, मेरी दोनों किताबें पढ़ी हुई है, तो उन्होंने बड़े विस्तार से इस कहानी का वर्णन किया है। तो आप पहले रजनी कुमार पंड्या की किताब है और आपकी परछाइयाँ है। अब ये हिंदी में आपको संभवतः न मिले, गुजराती में हो सकता मिल जाए। तो एक किताब तो ये है, और जो दूसरी किताब है मनीष जी जरा वो भी दिखाइए कि वो किताब जो है राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किताब है। रामकृष्ण उसको लिखने वाले हैं। फिल्मों पे ही उनका बड़ा एकाधिकार था, एक तरह से फिल्मों पे ही लिखते थे। और सौभाग्य से मेरे लखनऊ के ही थे, वो लखनऊ के ही थे और वो फिल्म पत्रकार। और उन्होंने फिल्मी दुनिया में ये जो आपकी परछाइयाँ है इसमें भी ज्यादातर उन्होंने फिल्मी इंटरव्यू किए हैं लोगों से, फिल्मी दुनिया के अलग अलग लोगों से इंटरव्यू कर। ये कहानी, ये जो किताब है, ये मनीष जी जरा बड़ा कर दीजिए इसका। अच्छा मैं देख लूँ। फिल्मी जगत में अर्धशती का रोमांच, हाँ ये पुस्तक है और ये आपको बड़ी इजीली आज भी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इसको ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया था। उसके बाद प्रकाशन केंद्र भारत सरकार का, उसने प्रकाशित किया और इसको राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से पुरस्कृत किया गया था। ये कुछ छोटे मोटे पत्रकारों का लिखा, मैं हल्की फुल्की सस्ती मद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ। और जरा इनका परिचय आप समझ लीजिए कि फिल्म जगत में अर्धशती का रोमांस वर्ष 2006 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हार्ड बाउंड रूप में प्रकाशित हुई। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कमल पदक से सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक आत्मकथा, संस्मरण तथा रिपोर्टाज का मिश्रण है, जिसमें हिंदी सिने जगत और साहित्य के बीच गहरे अंतर संबंधों को दिखाया गया है। इस ये दूसरी किताब है, इसमें बहुत विस्तार से रामकृष्ण जी ने भी ये किस्से का वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने भी लोगों से इंटरव्यू किए हैं। जो इंटरव्यू से उनको जानकारी मिली तो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि ये मंजूर अली और नेहरू का क्या मामला था, दिलीपा कौन थी और दिलीपा के साथ ये नेहरू परिवार के क्या संबंध थे। ये है इनका कच्चा चिट्ठा, लेकिन इस पर कभी बात नहीं होती। तो वो जो अक्सर जाग जाता है ना जी। और ये और बता दूं, इसमें अख्तर हुसैन जो पहले, जो जद्दन बाई का पहला पति था, उससे जो लड़का हुआ था अख्तर हुसैन का लड़का सरवर,
उससे भी बात की थी, तो सरवर ने बताया कि मेरी नानी जो है वो मरते दम तक नेहरू को राखी बांधती रही। तो एक बात मैं जरा कोई समझा दे मनीष जी कि ऐसे क्या संबंध थे, कि जी ऐसे क्या संबंध थे, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक वेश्या जो नाचना गाना करती थी मरते दम तक, 1949 में जद्दन भाई की मौत हुई है, कि उस वेश्या से नेहरू राखी बंधवाता था। कहाँ कनेक्शन था, कौन सा कनेक्शन था, क्या संबंध थे? तो वो संबंध वो थे जो मंजूर अली ने दावा किया था 1924 में, ये था सौतेला भाई बहन, और उसने कहा था मैं बड़ा भाई हूँ। तो इसका जवाब ना तो कभी नेहरू ने दिया और ना कभी कांग्रेस ने दिया, और उसके बाद जब सत्ता आई है तो कैसे इस सच को ढका गया, कैसे छुपाया गया, इसको जरा समझिए। बिल्कुल, और और इसीलिए मैं जो कभी किताब ढूंढ रहा था, कांग्रेस फाइल्स, एक पत्रकार विष्णु शर्मा ने लिखी है, मित्र हैं। एक दिन मैंने बुलाया था विष्णु को, उसकी किताब पे, उनकी विष्णु के किताब पे चर्चा करने की। मैंने उस कहानी में, जैसे कि एक किस्सा गोई चलती है कि नेहरू गयासुद्दीन का बेटा था, पोता था, इस तरह के कहानियां चलती है, उसमें पूरी जो फैक्ट लिखे गए हैं। मोतीलाल नेहरू अय्याश किस्म का आदमी था, और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में बड़े स्लाइटली ऐसे कूदे कि जेल वेल ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था वो करता था, और पूरी जिंदगी अय्याशी करता था। ये पूरी चीजें, तो नेहरू को ये अय्याशी वहीं से आई। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि इन सब फैक्ट को छुपाया गया और महिमा मंडन किया गया। हमने कविता क्या पढ़ी कि फूलों के सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, मतलब गांधी की एक बात पर फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। इस तरह की चापलूसी की कविताएं, जैसे आजकल नहीं, वो जो पारा पारी कविता मैं समझ जाता हूं कि जब राहुल गांधी का चापलूसी किया जा सकता है, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का महिमा मंडन किया जा सकता है, तो कल्पना कीजिए फिर नेहरू और इनका क्या कुछ किया गया होगा। क्यों इस तरह की कहानियों को, मतलब जो व्यक्ति ऐसा अय्याश था, पूरी जिंदगी अय्याशी में बिताया, ये चर्चा, कई लोग कहेंगे भाई इसकी चर्चा की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इसकी? जरूरत इसलिए है कि इनके हाथ में आजादी के बाद देश का बागडोर था, जो घटिया किस्म के अय्याश थे। नहीं मनीष जी, मैं आज इसको इसलिए लेके आया हूँ, मुझे तो बहुत पहले से मालूम था। मैं जो कह रहे हैं ना क्या जरूरत है इसकी, तो नेहरू प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली देने की क्या जरूरत थी? कौन सी राजनीतिक जरूरत थी? कौन सी बड़ी राजनीतिक इमरजेंसी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को मंच लगा के माँ की गाली दी जाए? जब माँ की गाली दोगे तो इस तरह की तुम्हारी कब्रें खोदी जाएंगी, तुम्हारे किस्से सुनाए जाएंगे जो सच्चे हैं। तुमने तो गाली दी है, बदतमीजी, अश्लीलता की एक सीमा पार कर दी, लेकिन तुम्हारा सच तो है वो तो दबा हुआ है कब्र के अंदर, वो कब्र से निकलेगा बाहर। मैं जरा मनीष, ये तो मैंने बताया कि आपको, ये तो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है। एक अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद है, जो आपकी परछाइयाँ, वो इंटीमेट मोमेंट्स के नाम से है। वो आपको उपलब्ध है, मेरे ख्याल से आपकी परछाइयाँ इस समय नहीं उपलब्ध है, लेकिन इंटीमेट मोमेंट्स के नाम से वो आपको अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। और आपकी परछाइयाँ जरा सुन लीजिए कि हल्के फुल्के लोगों के इंटरव्यूज नहीं है, कि आपकी परछाइयाँ एक ऐसी पुस्तक है जिसे वरिष्ठ गुजराती साहित्यकार राजकुमार पांड्या ने लिखा है, और यह रजनी कुमार है, मैं गलत गया हूँ, लिखा है, और यह हिंदी सिनेमा के स्वर्णकाल के 19 महान संगीतकारों के व्यक्तित्वों का संग्रह है। इसमें नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जिसमें जय किशन, रफी, मुकेश, मन्ना डे आदि शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे जय किशन, रफी, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद, शमशाद बेगम, अनिल विश्वास, जग मोहम्मद सूरसागर, कवि प्रदीप जी, GM दुर्रानी, मुबारक बेगम, जद्दन बाई और उनकी बेटी नरगिस, उनके खुद के इंटरव्यू किए हैं इन लोगों ने, और तब ये पुस्तक लिखी गई। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि कुछ सनसनी फैलाने के लिए कोई बड़ा सस्ता मुद्दा काम हुआ हो। और आज तक कांग्रेसियों के मुंह बंद है। और जरा मनीष जी देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये किताब आई 2006 में, या उससे पहले 1995 में, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं। कितना सुनियोजित तंत्र है इनका, कि इस बात को, वो जो आप कह रहे हैं ना कि जवाहरलाल फूलों के सेज से दौड़े जवाहरलाल, वही कहानी चलती रही, वही झूठ यहाँ पे चलता रहा, ये सच कभी सामने नहीं आया। और आपको दर्शकों को ताजुब होगा, मैंने बड़ी कोशिश की और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मंजूर अली सोख्त, जो सोख्त अपना उपनाम लिखता था, मंजूर अली सोख्त का मुझे कोई फोटो मिल जाए। नहीं उपलब्ध है आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं। क्यों? तो इस तरह से इन्होंने गायब किया कि ये सच कभी लोगों के सामने ना आए।
तो ये कहानी तो फिर ये सच कभी लोगों के सामने ना आए। ये कहानी तो फिर संजय गांधी तक जाती है। और क्यों? वही ना कि मैं बचपन में हम लोग ये ऐसा बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि इस परिवार ने तो सिर्फ देश को दिया। एक आनंद भवन था इनके पास, वो भी देश को सुपुर्द कर दिया गया। आनंद भवन उस समय का सबसे महंगा कोठी में से एक माना जाता है। आनंद भवन इनने दे दिया। कहने का मतलब चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बार बार फिर लोग कहेंगे कि भैया इस सुनाने की सतीश जी जरूरत क्या है? एक कहानी, ये कहानी देश को जानना जरूरी है। उनके तार कहाँ कहाँ, ये अय्यासी सिर्फ नेहरू की नहीं थी, ये अय्यासी नेहरू को कहाँ से मिली थी, इसके तार को जोड़। नहीं आज भी वाली ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड आज भी चल रहा है हिंदुस्तान में कि आनंद भवन दान में दे दिया था। किसका कब्जा है उसके ऊपर? किसका कब्जा है? सोनिया गांधी जाती वहीं रुकती, राहुल गांधी जाता वहीं रुकता है, पूरा गांधी परिवार वहीं रुकता है, एक तरह से अपना जागीर की तरह इस्तेमाल करता है। वो ट्रस्ट बना के उसको कर दिया। तो ट्रस्ट का जैसे वो राजीव गांधी ट्रस्ट है, या उसके अलावा वो एक और कोई इन्होंने बनाया राजीव गांधी फाउंडेशन, वो इन्हीं का है। मोतीलाल नेहरू भवन के नाम से ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन थे? सब इनके चमचे लଗୁए भगुए। तो ट्रस्ट का जामा पहना के संपत्ति तो इन्हीं पास, संपत्ति का इन्होंने सरकार को दे दिया। वहां पे कोई म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर खुला है। वो आनंद भवन आज भी बड़े स्मारक की तरह सुरक्षित है और गांधी परिवार वहीं जाके रुकता है। गांधी परिवार के ही कब्जा है उसके ऊपर, केवल एक दिखाने के लिए कि हमने इसको दान कर। कहाँ दान कर दिया? किसको दान? यहाँ पे कोई दफ्तर खुला होता तो समझ में आता। यहाँ फलाने एजेंसी के दफ्तर है, फलाने विभाग का ऑफिसर नहीं है। वो पूरा आज भी बड़े राज से सजा के रखा गया है। गांधी परिवार कभी 2-4 साल 5 साल में इलाहाबाद जाता है तो गांधी वहीं आनंद भवन में रुकता है। वहीं सोनिया गांधी लान में अपना कुर्सी बैठा के वहीं इंटरव्यू देती है। ये है इनका सच। बिल्कुल, चाहे वो शेखर गुप्ता को दिया गया इंटरव्यू हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई को दिया गया इंटरव्यू हो, ये सब उस सेफ जोन में है। इस देश को कैसे ठगा गया, कैसे मूर्ख बनाया गया है, कैसे बेवकूफ बनाया गया है, इसीलिए नेहरू की इस बाप की कहानी को जानना जरूरी है। हाँ, कि मंजूर अली जैसे लोग, नेहरू पूरे खानदान की। और ये सिलसिला देखिए आजादी तक जारी रहा ना। कि कई एक फिल्मी हीरोइन है जिसके लिखा जाता था कि संजय गांधी की बेटी है, कहा ही नहीं, उसने भी दावा किया कि अब संजय गांधी की बेटी हैं हम। इस कहानी को इसीलिए जोड़ने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को इस देश में नायक बनाया गया। तो सर उस मंजूर अली के दावे का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा इंटरनेट खंगाल डालिए, इन 2 किताबों के अलावा, ये तीसरी किताब और है, उसके अलावा आपको कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों? मतलब तो यही वजह है कि ये तारतम्य जोड़े जाते हैं कि कई लोग जोड़ देते हैं कि भाई कहानियां बनाई जाती है ना कि फारूक अब्दुल्ला, जिन्ना, नेहरू, ये सब वंशज थे। क्योंकि जिन्ना के एक वंश पहले भी हिंदू था। फारूक अब्दुल्ला ने खुद स्वीकार किया कि उसके 2 वंश पहले वो कश्मीरी पंडित थे। और इसके लिए भी माना जाता है कि बेसिकली इसने सिर्फ चालाकी से भारत का प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए इसने घोषित नहीं किया कि वो इस्लामिक है। और यही वजह है कि इनका इस्लाम से इस ढंग का स्नेह देखा। चूंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, इसीलिए इसने कहा कि दुर्भाग्यवश मैं, अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू। आप मनीष जी मंजूर अली के दावे की बात कर रहे हैं। मंजूर अली का आता पता नहीं चलता। मंजूर अली का कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है कि वो मंजूर अली कहाँ गया, उसने जो केस किया उसका क्या हुआ, उसके दावे क्या हुआ। जबकि दोनों पुस्तकों में कि जब 1924 में उसने दावा किया तो बड़ा मजदूर नेता था। वो कोई सामान्य आदमी नहीं था। वो उस समय लेबर लीडर था और उसके दावे पे पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मच गई थी। तब की जबकि सोशल मीडिया कुछ होता नहीं था, लेकिन पूरे देश में चर्चा हुई थी। लेकिन वो उसके उस केस के दावे की तो बात छोड़ दीजिए, मंजूर अली का ही अता पता उसके बाद नहीं चला। कहाँ गया, कहाँ क्या करता रहा, क्या मरा, कैसे मरा, कुछ नहीं मिलता आपको। आप इंटरनेट पूरा खंगाल डालिए, नहीं मिलेगा। तो ये सोचिए कि कैसा तंत्र इन्होंने बनाया था, कैसे जकड़ के रखा था। क्योंकि जो मनीष जी कह रहे हैं कि वो मोतीलाल ने खोपड़ी उसने तय कर रखा था कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है इस देश का। और उसके लिए लिख रहे हैं, हाँ, क्या लिख रहे हैं? ये रहस्यमयी उपन्यास की तरह है नेहरू के परिवार की कहानी।
मैंने पुस्तकें बता दी, खरीद के पढ़ी है। मैंने कहा किताबें हैं, लेकिन इन किताबों का कहीं जिक्र नहीं होता, ना इस किस्से का कहीं जिक्र होता, ताकि जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा पड़ा रहे। और मोतीलाल कितने शातिर खोपड़ी का आदमी था कि उसने सेट तो किया था गांधी को, क्योंकि उसको मालूम था कि गांधी के जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और मोतीलाल ने जो सेट किया वही उसके काम आया। नेहरू तो बहुत बुरी तरह से, अब जरा मनीष यहाँ देखे राजनीतिक बात कि दर्शकों जरा सोचिए आप, ये तो अब जग जाहिर है कि गांधी को सरदार पटेल से बहुत बुरी तरह हारा था नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री पद के लिए। सारे प्रदेश कमेटियों ने वोट डाला था। क्यों? इन्हीं तरह की करतूतों के कारण। यही इसकी ये पृष्ठभूमि थी, कहाँ सरदार पटेल और कहाँ नेहरू। लेकिन उस समय वो जो मोतीलाल सेट करके गया था वो गांधी ने लकड़ी लगाई थी, मोहनदास करमचंद गांधी। उसने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि नेहरू बने। और कैसे उसने फ्रॉड किया, उसको कई बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि आचार्य कृपलानी तक ने लिखा है उसके ऊपर। वो अभी समय नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ये आदमी इसीलिए हारा था बहुत बुरी तरह से, यानी देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। ये इन्हीं सब कर्मों की वजह से, बाप के और इसके। कई लोग अब कह रहे हैं कि उनका वंशज तो होगा। आप कल्पना कीजिए, आपके इतिहास में तो आपको ये नहीं कि भाई दशरथ जी के पिता कौन थे, 90% सनातनियों को नहीं पता है, लेकिन औरंगजेब का बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, सब पता है। वीर सावरकर का क्या हुआ आजादी के बाद, ये 90% लोग नहीं जानते थे 2017-18 से पहले। तो इतिहास में जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, किताबें जला दी जाएगी, जब आपके पास उन तब चीजों पर कभी चर्चा ही नहीं होगी, सिर्फ चापलूसी की, महिमा मंडन की होगी, तो फिर आप कैसे जान पाएंगे। लेकिन ये रहस्य जानना जरूरी इस बात का है, इसीलिए है ये मंजूर अली की कहानी हम सबको जानना इसलिए है कि कैसे दोगले किस्म के लोग, ऐसे अय्यास किस्म के लोगों के हाथ में हमारे भारत का बागडोर आया आजादी के बाद, या आजादी की लड़ाई में कैसे अय्यास किस्म के लोग थे जो अय्यासी करते थे, स्वतंत्रता सेनानी कहलाते थे। और यदि ऐसे अय्यासों के हाथ के बदले सरदार पटेल जैसे लोगों के पास होता, तो आज जो हम 2014 के बाद का भारत देख रहे हैं वो 47 के बाद ही वो भारत दिखता। इसीलिए हम सबको मंजूर अली की कहानी, ऐसी कहानियों को जानना और समझना है। और जब बड़ी जरा सोचिए, और कोई बड़ी पुरानी बात नहीं, यानी दिलीपा जो मरी जिसने मंजूर अली को जन्म दिया था, जिससे मोतीलाल के संबंध थे, वो 1954 में मरी है। उसकी लड़की पहले मर गई थी, जद्दन बाई, 1949 में। लेकिन वो बिल्कुल सन्नाटा, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप कीजिए, इस बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सब कुछ सबूतों और साक्ष्यों के साथ है।